हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मून नाइट के 5वें एपिसोड के बारे में, जिसमें ब्रेक डाउन करने जैसा बहुत कुछ है। क्योंकि इस एपिसोड ने दिमाग तो खराब किया ही है, साथ ही साथ कई सारी डिटेल्स का आंसर भी दिया है, जिसमें अब पूरे के पूरे रेफरेंस कॉमिक बुक से लेकर एमसीयू के यूनिवर्स में कितने ज्यादा फिट बैठते हैं। चलिए उन सभी की सभी डिटेल्स के बारे में ही बात करते हैं, यानी कि मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिसकी वार्निंग मैंने अभी ही आपको दे दी है। बाकी मर्जी आपकी, और इससे पहले अब बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मून नाइट के 5वें एपिसोड की शुरुआत किसी बच्चे को मदद मांगते हुए सुनाई दे रही है, जो डेफिनेटली मार्क का भाई है। और जो औरत किसी बच्चे को ब्लेम कर रही है वो मार्क की माँ है, जिस टॉपिक पर मैं बाद में बात करूंगा। क्योंकि इस सिचुएशन को काफी क्विकली हटाकर हमें एक और ग्लिम्स इसके पहले एपिसोड के एंड का दिया जाता है, जहाँ मार्क और स्टीव बोलने वाले हिप्पो यानी कि टेवरेट गॉड को देखकर डर गए हैं। और ऐसे ही डरी हुई सिचुएशन में हमें काफी क्विकली उसे डॉक्टर आर्थर के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर आर्थर उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी बात को समझाते हुए कि वो जो कुछ भी देख और सोच रहा है वो बस उसकी कल्पना है, जो असल दुनिया के साथ साथ उसे बेमतलब की चीजें भी दिखा रही है, जिसे हम सिंपली इल्यूजन यानी कि छलावा भी कह सकते हैं। जिस पूरी सिचुएशन में आर्थर की कोशिश यही है कि वो मार्क को किसी भी तरीके से ये यकीन दिला दे कि वो एक हॉस्पिटल में है और मेंटली इल भी, जिस बात पर मार्क को अब भी भरोसा नहीं है, और ना ही आर्थर के डॉक्टर होने पर, जिसके कमजोर दिमाग का वो बहुत ही अच्छा खासा फायदा उठा रहा है, अगर चीजें सच में इल्यूजन है तो। और इस सीन के बैकग्राउंड से हमें वो चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी आती है कि किसके पास नॉलेज है और किसके पास इलनेस। लेकिन मार्क अब भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा, और उसे जल्द से जल्द टेवरेट की सिचुएशन में वापस जाना है, ताकि वहाँ से वो बाकी की चीजों को पूरी तरीके से खुद के लिए भी समझ सके, और हाँ, हमें भी समझाए कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन डॉक्टर आर्थर उसे ऐसा करने देना नहीं चाहते, क्योंकि आर्थर का बिहेवियर अलग है। जिस जगह से निकलने के लिए वो फिर से फाइट करने के लिए रेडी है, ऊपर से उसकी फेस की हालत, जो इसके पहले एपिसोड में बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पर पूरी तरीके से बदली हुई है। और इंग्लिश वर्जन में देखने में उसका बोलने का एक्सेंट भी पूरी तरीके से बदल चुका है, जो डेफिनेटली उसके वॉयलेंस को ही बताता है, या फिर अगर सिंपली कहूँ तो उसकी थर्ड पर्सनैलिटी जैक लॉकली को भी, जिसका शायद से हमें यहाँ पर हिंट दिया जा रहा है, लेकिन खुलकर अब भी कोई भी डिटेल रखी नहीं गई। लेकिन इस कैरेक्टर को देखने और समझने से तो लगता यही है कि ये जैक ही है, लेकिन उसकी फाइट किससे हुई है फिलहाल तो उस राज पर से बिल्कुल भी पर्दा नहीं उठा है। बाकी हाँ, लुक कॉमिक बुक से ही एक्वायर किया गया है, जिसमें इस एपिसोड के कई सारे रेफरेंस हमें देखने मिले। इसलिए अब उस सिचुएशन पर आए तो बॉबी और बिली की तरफ से इंजेक्शन लगाने के बाद वो सीधे टेवरेट की ही सिचुएशन पर पहुंच जाता है, जहाँ पर अब उन दोनों के साथ साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि एपिसोड यहाँ से आगे बढ़ता है, जिसमें अब मार्क को ज्यादातर तो चीजें समझाने का काम यहाँ पर स्टीव का है, क्योंकि इजिप्शियन हिस्ट्री का नॉलेज उसी के पास बहुत ज्यादा है, जिसमें वो उसे टेवरेट के बारे में समझाता है, उसकी थोड़ी सी डिटेल बताने पर, और ये भी कि उसका काम यहाँ पर आकर उन दोनों की ही सोल को जज करने का है, वो भी एनेबस के तराजू में, जिसमें उन दोनों के हार्ट को रखकर यही टेस्ट किया जाएगा कि उनके मन में कोई मलाल तो रह नहीं गया। और अगर तराजू का पल्ला हार्ट की तरफ ज्यादा भारी रहा तो उन्हें हारू जाने से पहले ही इस रेतीले मैदान में छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद इस रेगिस्तान के मरे हुए लोग उन्हें घसीट कर डुअट में ले जाएंगे, यानी कि अंडरवर्ल्ड में, जहाँ से फिर कभी भी निकला नहीं जा सकता। और इजिप्शियन गॉड की हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें सोल को खाने का काम एनेबस के उस तराजू के बाद एमित का है, क्योंकि वो सोल ईटर भी है। लेकिन जब टेवरेट मार्क और स्टीव का दिल निकालकर उसे एबनेस के तराजू पर रखती है, तो उन दोनों का बैलेंस बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता, यानी कि स्टीव और मार्क के दिल में अब भी मलाल है, जिसे दूर करने का मौका उन्हें फिर से खुद की यादों में जाकर करना होगा, जिससे ये पूरी की पूरी बोट भरी पड़ी है। लेकिन मार्क के पास यहाँ पर दूसरा ऑप्शन टेवरेट को मारकर बोट को हथियाने का है, जिस आइडिया पर स्टीव बिल्कुल भी चलना नहीं चाहता। इसलिए यादों में जाकर उस प्रॉब्लम को ढूंढने का ही ऑप्शन स्टीव को ज्यादा बेटर लग रहा है। बाकी मून नाइट की कॉमिक बुक पर नजर डाले तो उसमें टेवरेट और सोल की ट्रेवलर का इस बोट का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, मार्वल की कॉमिक बुक में ऐसी ही एक इवेंट की जगह द हीरोइक एज प्रिंस ऑफ पावर की कॉमिक बुक में दी गई है, जिसमें थोर और लोकी की जर्नी को कवर किया गया था, बट उस कहानी का स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए उस टॉपिक को छोड़कर मार्क की इसकी पहले की सिचुएशन पर आते हैं, जहाँ पर उसे ये सारी दुनिया एक इल्यूजन लग रही है, और टेवरेट की तरफ से एक्सप्लेन की गई उनकी मौत की सिचुएशन भी, यानी कि मार्क यहाँ पर पूरी तरीके से डॉक्टर आर्थर की बातों में आ चुका है, जिस बारे में स्टीव को कुछ भी नहीं पता। जिसमें मार्क यही कहता है कि वो हॉस्पिटल का अगला दरवाजा खोलेगा तो उसे सारे के सारे पेशेंट्स भी नजर आएंगे, लेकिन वैसा करने पर उसकी आंखें खुलती है, जिसमें अब उसको ये बिलीव हो चुका है कि वो लोग मरकर आफ्टर लाइफ की दुनिया में है, जहाँ से कुछ भी कर उन्हें निकलने का रास्ता ढूंढना है, जिसकी बाकी की सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन कर
चुका हूँ। इसलिए अब सीधे आते हैं उनकी यादों के पार्ट पर, जिस असाइलम के हर एक डोर के पीछे मार्क और स्टीव की यादें दफन है, जिसमें से मार्क की यादें सबसे ज्यादा बुरी है और स्टीव को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहीं पर डोर पर एक बारकोड भी है, जिसे अगर आप स्कैन करोगे तो मून नाइट की ही इशू का पहला वॉल्यूम निकल कर आता है और उसकी पूरी कहानी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसे आगे इस एपिसोड में बिल्कुल ही कॉमिक बुक से उठाकर फैंस के सामने रख दिया गया। जिस सिचुएशन के आने पर ही उसे एक्सप्लेन किया जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए सिचुएशन इन दोनों के लिए ही तराजू के बैलेंस को बनाने का है, जिसमें मार्क स्टीव को उसकी पुरानी यादें बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता, जो सिवाय दर्द के उन दोनों को कुछ नहीं देगी। लेकिन फैंस को सिचुएशन एक्सप्लेन करनी ही है तो वो सारे के सारे इवेंट्स हमारे सामने रख दिए जाते हैं काफी क्विकली, जैसे कि ये सीन जहाँ पर मार्क स्ट्रीट पर खड़ा हुआ किसी को देख रहा है, जिसकी डिटेल आगे काफी अच्छी तरीके से दी गई है, क्योंकि इसके बाद ही उन्हें एक बच्चे की मदद मांगती हुई आवाज सुनाई देती है, जिसके पीछे मार्क नहीं बल्कि स्टीव भागता है और उस कमरे में पहुंचता है जहाँ पर मार्क ने अपने हाथों से कॉन्शू के कहने पर कई लोगों का सफाया कर दिया, क्योंकि कॉन्शू के हिसाब से वो सभी बुरे थे जिन्हें मार्क ने भी बुरा ही समझकर मारा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हर एक को मारते वक्त मार्क ने अपने दिमाग में बिठाया है, जिनकी शक्लों को देखकर ही उसे सारे के सारे इवेंट्स याद आते हैं और उन सभी को मारने की लोकेशन भी। और यही से स्टीव को एब्नेस के तराजू को देखकर ये समझ आ जाता है कि उनकी यादों का बैलेंस बनना अब शुरू हो चुका है, जिसके बाद उस अननोन बच्चे को देखकर वो फिर से उसके पीछे जाता है जहाँ जाने से मार्क उसे रोक रहा है। इसलिए स्टीव मार्क को पीछे छोड़ एक दरवाजे को लॉक करता है ताकि मार्क उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। और फिर यहाँ से हम मार्क के बचपन में चले जाते हैं, जहाँ पर हमें यही पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मार्क का छोटा भाई रैंडल है। और कॉमिक बुक पर आए तो कॉमिक बुक में भी रैंडल नाम का कैरेक्टर था, जिसने मून नाइट यानी कि मार्क को इतनी तकलीफें दी है कि आगे चलकर वो कॉन्शू का एक ऐसा अवतार बना था जिसे शैडो नाइट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अगर लेकर सीजन 2 की शुरुआत की जाएगी तो डेफिनेटली स्टोरी में काफी ज्यादा मजा रहेगा। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर का भी रेफरेंस हमें आगे मिलता है, जिन दोनों ही कैरेक्टर को इसके लास्ट एपिसोड में बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता और ना ही उनकी पूरी स्टोरी आग को। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि अब उन दोनों ही कैरेक्टर को लेकर इस काफी अच्छी सीरीज के सीजन 2 की भी प्रिपरेशन की जाए, जिस पर आई होप कि एमसीयू ने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी होगी। लेकिन अभी के लिए तो उन स्टोरी को बिल्कुल भी छुआ नहीं गया है, इसलिए उसे छोड़ सीधे आते हैं स्टोरी पर, जिसमें रैंडल जो अपनी माँ का बहुत ही लाडला है, वो अपने बड़े भाई मार्क के कहने पर सीधे केव में खेलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर बारिश होती है और मार्क भी उनके पीछे ये सारी की सारी चीजें देख रहा है। और इसी बीच उसके पैरों के नीचे क्रो कह लो या फिर कॉन्शू के फिगर का हिंट भी दिया जाता है, जिसे इसके पहले के एपिसोड में एक लेडी ने अपने स्केच में ड्रॉ किया था। और अगर कॉमिक बुक के हिसाब से इस रेफरेंस को देखा जाए तो फिलहाल तो उसका मतलब यही निकल कर आ रहा है कि कॉन्शू की नजर मार्क पर बचपन से थी, जिसके दिमाग को पूरी तरीके से सटकाकर वो उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन कॉमिक बुक में तो वो फेल हुआ था, बट यहाँ पर सिचुएशन कैसी है फिलहाल तो उसका अंदाजा इस छोटे से रेफरेंस के तौर पर बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अब भी एक एपिसोड बाकी है। और उसके बाद फिर से सिचुएशन पर आए तो उस केव में बारिश के कारण पानी भरता है और स्टीव का छोटा भाई रैंडल वहीं पर डूबकर मर जाता है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी उसकी माँ ने मार्क को ही दे रखी थी। और दूसरी तरफ असाइलम यानी कि मार्क के दिमाग में आए तो वो जल्द से जल्द स्टीव के पास पहुंचना चाहता है ताकि वो ये सब कुछ अपनी आंखों से बिल्कुल भी ना देखे। लेकिन फिलहाल तो देर हो चुकी है, जहाँ से मार्क सीधे अपने भाई रैंडल के शिवा में पहुंचता है, यानी कि फिनरल में। और वहाँ पर स्टीव भी है, जो अपनी आंखों से और एक सिचुएशन ये भी देखता है कि उसके भाई रैंडल के मरने के बाद उसकी माँ पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी, जो अपने छोटे बेटे के मरने का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि अपने बड़े बेटे मार्क को ही मानती है। यानी कि अब एक माँ का कनेक्शन अपने बड़े बेटे से टूट चुका है, इतना कि वो उसकी बर्थडे पार्टी तक को अटेंड नहीं करती। और जब नशे में धुत वो उसके अगले बर्थडे पार्टी को अटेंड करती है तो वहाँ पर भी वो उसे ये बात याद दिलाने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटती कि उसकी भाई के मौत का जिम्मेदार वही है। जिन सारी ही बुरी यादों को स्टीव को आगे मार्क बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता, जिसके बाद वो उसे पकड़कर बाहर तो ले आता है, जहाँ पर स्टीव को एक और मार्क की बीती यादें वही दिखाई देती है, जिसमें उसके पिता मार्क को घर छोड़ने से रोक रहे हैं। लेकिन मार्क बिल्कुल भी नहीं रुकता, जहाँ से उनकी यादें सीधे मून नाइट की कॉमिक बुक यानी कि लायला के पिता की सिचुएशन पर पहुंचती है, जहाँ पर मार्क स्टीव को उसके दूसरे साथी बुशमैन तक का नाम बताता है, यानी कि वही दूसरा कैरेक्टर जिसे मैं मून नाइट की सीरीज में आगे देखना चाहता हूँ। लेकिन जबकि यहाँ पर पंगा स्कैरब को लेकर लिया गया है, तो हमने इसके पहले एपिसोड में स्कैरब की ही सिचुएशन देखी थी, जहाँ पर साइबेरिया से मार्क कह लो या फिर स्टीव उस स्कैरब को लेकर भाग रहा था, वो भी आइसक्रीम ट्रक में, जो वो उसके पास कैसे आया या फिर ये स्कैरब बुशमैन ने खुद जाकर आर्थर को दिया था या नहीं, उसकी डिटेल बिल्कुल भी रिवील नहीं की गई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्क ये चीज यानी कि स्कैरब आर्थर से पहले ही वहाँ पर पहुंचकर बुशमैन को मारकर ले चुका है, बट आई होप ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि बुशमैन के कैरेक्टर का खौफ मैं मार्क की आंखों में देखना चाहता हूँ। और ये भी कि बुशमैन का कैरेक्टर कितना ज्यादा खतरनाक है, जिस कैरेक्टर को कॉमिक बुक ने मार्क ने मून नाइट बनकर हराया था, वो भी उसके फेस को निकाल कर। और बाकी आ जाए फिर से शो की सिचुएशन पर, तो ये सारी सिचुएशन मैं आपको पहले ही मून नाइट की ओरिजिन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसे यहाँ से कॉमिक बुक से ही इंस्पायर कर फैंस को एक ट्रीट दी गई है। और बात
बात रही लायला के पिता की यानी अब्दुल्ला के कैरेक्टर की, तो उनके पास स्कार्फ भी स्कैरब का है, जिससे नो डाउट ये रेफरेंस मार्वल के ही एंशिएंट कैरेक्टर अब्दुल फॉलआउट को जाता है, जिसका लेना देना कॉमिक बुक के उस कैरेक्टर से नहीं बल्कि एज अ रेफरेंस यहाँ पर हमें दिया गया है कि वो कैरेक्टर लायला का पिता है। बाकी बुशमैन ने यहाँ पर मार्क को भी मरने के लिए छोड़ दिया है, जहाँ से वो रेंगते हुए सीधे कॉमिक बुक की तरह कॉन्शू के टेम्पल में चला जाता है और उसकी ऐसी सिचुएशन को देख कॉन्शू उसे सीधे ऑफर देता है मून नाइट बनने का, यानी कि उसका सर्वेंट बनने का, जिसे मार्क कॉन्शू के टेम्पल में एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन कॉमिक बुक की तरह वो यहाँ पर कॉन्शू के स्टैचू से कपड़ा निकालकर खुद के लिए स्कार्फ नहीं बनाता, बल्कि कॉन्शू की पावर के साथ उसे मून नाइट का सूट मिल जाता है। जिस सिचुएशन को देख स्टीव मार्क को यही बताता है कि कॉन्शू ने बस उसे यूज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्क उस ऑफर को इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो जैसा है कॉन्शू से वैसे ही आगे लाइफ कंटिन्यू करने का मौका दे रहा है, जिन सभी से मार्क खुद को पहले मारकर मुक्ति देने वाला था। और फिर इसके बाद रेगिस्तान में आत्माओं का आना शुरू हो जाता है टाइम से पहले ही, जो हिंट डेफिनेटली आमिद के रिलीज होने का है, जिसे शायद से आर्थर ने कैद से छुड़ा दिया है। और फिर क्या इस सिचुएशन के हिसाब से अमित ने तबाही भी मचाना शुरू कर दी है, जो अब तेवरत के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि किसी भी सोल को बिना जज किए यानी कि टाइम से पहले ही इस रेगिस्तान में लाकर जमाया नहीं जा सकता, जिसकी बात से मार्क को पूरी तरीके से समझ आ जाता है कि अब उन्हें आगे करना क्या है। इसलिए वो ये ऑफर तेवरत को देता है कि वो इन सबको रोक सकता है, लेकिन उसे फिर से वापस जाना होगा, जहाँ जाने की परमिशन उन्हें तेवरत देगी तो, क्योंकि अब हालत बहुत ही ज्यादा बुरे है। लेकिन मार्क फिर से अपने उसी घायल शरीर में जाएगा जिस शरीर को आर्थर ने गोली मारी थी। और अब उस हिसाब से थोड़ी थियरी की बात करें तो वहाँ पर मार्क को बचाने के लिए आपको याद होगा कि लायला भी है, जिसे शायद वहाँ पर आर्थर ने अमित को लेकर वैसे ही छोड़ दिया होगा, यानी कि लायला वहाँ पर जख्मी मार्क की मदद कर सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अमित की इन हरकतों से बाकी दूसरे गॉड्स नाराज हुए हैं, जिनकी उस मीटिंग में कहीं ना कहीं लायला ने ही स्टीव की पहुंचने में मदद की है, जो वहाँ पर पहुंचकर या फिर लायला उसकी जगह सारे गॉड्स को कन्विंस करेगी ताकि वो लोग कॉन्शू को आजाद करे। और फिर बाकी की सिचुएशन जो टीजर में हमें दिखाई गई थी आर्थर और मार्क यानी कि मून नाइट की लड़ने की, वैसा ही कुछ होगा। जिस बात में अब कितना ज्यादा दम है फिलहाल तो उसका वेट ही करना होगा। इसलिए अब उस सिचुएशन से हटकर तेवरत की सिचुएशन पर आते हैं, जो उन्हें वहाँ से जाने से पहले ये भी बताती है यानी याद दिलाती है कि यहाँ से निकलकर वो कॉन्शू के चंगुल में फिर से फंस जाएगा, जहाँ से वो बहुत ही मुश्किल से निकला है। लेकिन अब जो भी हो करो या मरो वाली सिचुएशन है, जहाँ से अब निकलने के लिए उन्हें सबसे पहले एबनेस के तराजू का बैलेंस बनाना होगा। इसलिए जब तक वो लोग अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचते हैं, जहाँ से निकलने का रास्ता ओसाइरस का डोर है और उनकी मंजिल भी, जिसे ढूंढने के लिए स्टीव और मार्क दोनों गए हैं। लेकिन अब मार्क बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो लोग एक एक कर यानी खास करके स्टीव एक एक कर उसकी यादों को देखे, इसलिए वो उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए रेडी है, जिसमें अब भी वो उसे बचपन की बातें पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं बताएगा। जिसके बाद स्टीव उसे यही कहता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये बात मार्क को इतनी बुरी लगती है कि वो फिर से उसकी रियलिटी यानी कि डॉक्टर आर्थर के पास पहुंच जाता है, जिस रियलिटी में वो उसे स्टीव को सच बताने के लिए कहता है। और यहाँ से वो सीधे अपने बचपन में पहुंचता है, जहाँ पर उसके साथ स्टीव भी है। और हमारे सामने ट्विस्ट यानी कि जो कॉमिक बुक के फैंस को पहले से ही पता है, उसी बात को रिवील किया जाता है कि मार्क ही असली है, स्टीव बिल्कुल भी नहीं, जिसे मार्क ने बचपन में अपनी माँ की मार के डर से बनाया था, जिसमें जाते के साथ में ही वो एक अच्छी दुनिया में चला जाता, जहाँ पर जब उसे उसकी माँ मारती तो उसे दर्द का एहसास तक नहीं होता। लेकिन कॉमिक बुक में ये ओरिजिन मल्टीपल पर्सनैलिटी बनने की थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर रीजन मार्क की माँ का नहीं बल्कि एक नाजी पर्सनैलिटी का था, जो ज्यूस के लोगों को मारता और टॉर्चर करता। और उस सिचुएशन में जब स्टीव फंसा था मार्क, तब उसके डर से उसकी पहली पर्सनैलिटी जैक लॉकली की बनी थी। और यहाँ पर चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज करते हुए काफी अच्छा ट्विस्ट दिया गया है, जिस बात से स्टीव बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि अब उसे सच पता चल गया है खुद के अस्तित्व का, जो फिलहाल तो रियल दुनिया में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से मार्क स्टीव को ट्रीट कर रहा है और उसकी केयर भी, उससे इन दोनों के बीच का बॉन्ड हमें दिखाया जाता है कि मार्क अपनी दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि स्टीव का कितना ज्यादा ध्यान रखता है, मानो जैसे वो उसका भाई है। और स्टीव को ये सारी बातें इसलिए नहीं पता है, और रैंडल की सिचुएशन भी, क्योंकि वो उसके आने से पहले ही मर चुका था, जिसमें बस अब उसके सामने सच इसके अलावा एक और रखना है कि उसकी माँ जिंदा नहीं बल्कि मर चुकी है। और इस बात को स्टीव बिल्कुल भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे डॉक्टर आर्थर के पास पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचते के साथ में उसे ये सारी की सारी दुनिया नकली लगती है। लेकिन जब डॉक्टर आर्थर भी उसे उसकी माँ मर चुकी है इस बारे में बताते हैं, तो वो पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है, यानी फिर से ना बिलीव करना। जिसके बाद डॉक्टर आर्थर अपने असिस्टेंट को कहकर उसकी माँ तक को कॉल भी कनेक्ट करवाते हैं, और उसके बाद जाकर स्टीव एक्सेप्ट करता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। और फिर यहाँ से सीधे हमें फिनरल दिखाया जाता है, जिसकी अगर कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में स्टीव की माँ नहीं बल्कि पिता का फिनरल मनाया गया था, जिसमें एक और स्टोरी में ट्विस्ट कॉमिक बुक के हिसाब से यही है कि मार्क अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, जिन दोनों की बचपन में बहुत ही ज्यादा जमती भी थी। बट यहाँ पर सिचुएशन को अलग किया गया है, जिसमें कॉमिक बुक में अगर उसकी माँ पर नजर डाले तो उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप इतनी भी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग में नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं कि वो
अपनी माँ से बात ना करे। और इसके अलावा कुछ रेफरेंस की बात की जाए यानी कि ईस्टर एग की, तो मार्क को स्टीव की पर्सनालिटी उसकी बचपन की फेवरेट फिल्म टॉम बस्टर से देखकर मिली थी, यानी कि उसके मेन कैरेक्टर स्टीव ग्रैंट से। और कॉमिक बुक में ये रेफरेंस इंडियाना जोन्स फिल्म का था। बाकी दीवार पर लगी हुई पेंटिंग स्टीव की गोल्डफिश की है, जिसे उसके भाई ने ड्रॉ किया था यानी कि रैंडल ने। और इस पूरे के पूरे रूम को भी कॉमिक बुक से ही इंस्पायर करके बनाया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर दिख रही कॉमिक बुक के सीन को देखकर कंपेयर भी कर सकते हो। बाकी अब आ जाए वहाँ से सीधे मार्क की स्ट्रीट की सिचुएशन पर, तो वो कहीं और नहीं बल्कि अपने घर के बाहर ही खड़ा है, जहाँ पर उसके घर में से उसके पिता उसे देखकर बुलाने की कोशिश तक करते हैं, क्योंकि सिचुएशन उसकी माँ की फिनरल की है, जिनकी आत्मा को शांति मार्क बिल्कुल भी देना नहीं चाहता अंदर जाकर उनके फिनरल को अटेंड कर। लेकिन कहीं ना कहीं उसे दुख उसकी माँ के मरने का भी है, जिनसे बचते हुए वो खुद को स्टीव को सौंप देता है। जिसके बाद स्टीव वहाँ पर उठता है और अपनी माँ को कॉल कर वो यही बताता है कि वो फिर से रास्ता भटक गया है, यानी कि स्टीव की पर्सनैलिटी मार्क को अब भी सपोर्ट करती है उसकी यादों को भुलाने के लिए, जिसमें वो स्टीव बनकर बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। जबकि हमें पहले यही लग रहा था कि ये पर्सनैलिटी लायला से अलग होने के बाद बनी है, जिसका एक और रीजन लायला भी हो सकती है, क्योंकि स्टीव को काफी ज्यादा इंटरेस्ट इजिप्शियन की हिस्ट्री में भी पड़ चुका था। लेकिन इसके पहले एपिसोड में हमें स्टीव की माँ की रिकॉर्डेड वॉइस भी सुनाई दी थी, जो शायद से हो सकता है कि स्टीव का भरम हो, क्योंकि यहाँ पर फोन पर वो किसी से भी बात नहीं कर रहा। ये चीज भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रही है। जिसके बाद स्टीव आगे आकर मार्क को यही समझाता है कि बचपन में जो कुछ भी हुआ था, यानी कि उसके भाई का मरना, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, भले से ही उसकी माँ उसे उसका जिम्मेदार क्यों ना मानती हो। यानी कि उन दोनों के दिल का मलाल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे को समझते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से सीधे उस बोट की सिचुएशन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों ओसाइरस के गेट के पास पहुंच चुके हैं, जहाँ पर तैवित उन्हें ले आई है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एबनिस के तराजू ने अपना बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बनाया, जिसके पहले ही वो लोग ओसाइरस के गेट के पास पहुंच चुके हैं। यानी कि अब उनका सामना दुएत की सोल से होगी, जो उन दोनों को ही रेत के तूफान में ले जाने के लिए आई है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट, खास करके पहले मार्क की फाइट, उसी के हाथों से मरे हुए लोगों से होती है, यानी कि डेड सोल से, जिसकी आत्मा को ले जाने के लिए वो लोग आ चुके हैं। और फिर क्या, स्टीव यहाँ पर उसकी मदद करता है, जिस चक्कर में मार्क तो बच जाता है, लेकिन स्टीव उसे बचाते बचाते सीधे उस बोट से नीचे गिर जाता है, जहाँ गिरने के बाद उसकी आत्मा जम जाती है। जिसके बाद एबनेस के तराजू का बैलेंस बिल्कुल प्रॉपर बन जाता है, क्योंकि असल में वो दोनों एक ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्क को गम स्टीव के मरने का है, यानी कि उसकी सोल के जमने का, जिससे पहले वो बोट तक पहुंचने की कोशिश भी करता है, बट अनफॉर्चुनेट नाकाम रहता है। और अब एबनेस के तराजू के बैलेंस बनने से मार्क सीधे हेवन पहुंच चुका है, यानी कि व्हील्स ऑफ रीम में, जहां अकेला पहुंचकर मार्क को बहुत ही ज्यादा अफसोस है। जिस सीन को दिखाने का मतलब यही है कि मार्क ने सब कुछ छोड़कर हेवन में जाने का डिसाइड कर लिया है, यानी कि जो कुछ भी अब अहमियत करेगी उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसे वहां से निकालने का काम शायद से तैवरत करेगी, जिसमें शायद से वो मदद लायला की कैरेक्टर की ले सकती है। कैसे, फिलहाल तो उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन जो पॉसिबली थियरी थी उस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिन सभी को लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ से होती है ये वीडियो खत्म। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।